नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूत की गली और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के एक शख्स की होने वाली है। उसका नाम रमेश है। तो चलिए अब आगे की कहानी को रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होगी, लेकिन मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब कहानी को रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैं एक गरीब ट्रक ड्राइवर हूं। उम्र 35 साल। मेरे परिवार में कोई नहीं, न माँ बाप न बीवी बच्चे। मैं अकेला हूँ। मेरे पिताजी भी ट्रक ड्राइवर थे। उनकी कमाई से ही हमारा गुजारा होता था। पिछले साल उनकी बीमारी से मौत हो गई और उनका पुराना ट्रक मेरे पास रह गया। उसी से मैं माल ढोता हूँ, जैसे तैसे पेट पालता हूँ। ये कहानी मेरी जिंदगी की उस रात की है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। बात पिछले साल की सर्दियों की है। मुझे एक माल लखनऊ से दिल्ली ले जाना था। रास्ता लंबा था और मालिक ने कहा था, रमेश, सुबह तक माल पहुंचाना है, देर मत करना। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। रात के करीब 11 बज रहे थे। हाईवे सुनसान था। सर्द हवा शीशे के झरोखों से अंदर घुस रही थी। मैंने रेडियो ऑन किया पर सिग्नल नहीं आ रहा था, सिर्फ खरखराहट की आवाज। मैंने उसे बंद कर दिया। कुछ देर बाद मुझे एक ढाबा दिखा। मैंने सोचा चाय पी लेता हूं, ठंड कम होगी। ढाबे पर सिर्फ एक बूढ़ा चाय वाला था। मैंने चाय मांगी। उसने मुझे घूरते हुए चाय दी और बोला, बेटा, इस रास्ते पर रात को मत रुकना, जल्दी निकल जाओ। मैंने हंसकर टाल दिया, अरे बाबा, मैं तो रात दिन यही हाईवे घूमता हूं। पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक चुभ गया। चाय पीकर मैं वापस ट्रक में बैठा और चल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ दूर तक ही जा रही थी। तभी अचानक मेरे ट्रक का इंजन खटखटाने लगा और धीमा पड़ गया। मैंने गाली दी, ये फिर से दिक्कत कर रहा है। मैंने ट्रक साइड में खड़ा किया और नीचे उतरकर बोनट खोला। कुछ समझ नहीं आया। मैंने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, पर ट्रक टस से मस नहीं हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। मैंने फोन निकाला पर सिग्नल गायब। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर भी दिल धक धक करने लगा। मैं वापस ट्रक में बैठ गया और दरवाजा लॉक कर लिया। अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत दिखी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, सिर झुकाए खड़ी थी। मैंने सोचा शायद कोई मदद मांग रही है। मैंने खिड़की से आवाज लगाई, हेलो, आपको कुछ चाहिए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा। तभी उसने धीरे धीरे सिर उठाया। यार, उसका चेहरा वो इंसान का नहीं था। आंखें खाली, जैसे दो काले गड्ढे। मुंह से खून टपक रहा था। मेरी चीख निकल गई। मैंने फौरन ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन फिर भी नहीं चला। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी साड़ी जमीन को नहीं छू रही थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से अपने पिताजी को याद करने लगा। मैं चिल्लाया, पापा, मुझे बचा लो। तभी मुझे लगा जैसे कोई ठंडी सांस मेरे गले पर पड़ी। मैंने आंखें खोली। वो औरत मेरे ट्रक की खिड़की के ठीक बाहर थी। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था। वो हंस रही थी, पर उसकी हंसी में आवाज नहीं थी। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। मैंने गियर डाला और गाड़ी भगाई। पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो औरत गायब थी। मैं पूरी रात बिना रुके ड्राइव करता रहा। सुबह दिल्ली पहुंचा तो मालिक ने पूछा, रमेश, तेरा चेहरा इतना सफेद क्यों है? मैंने कुछ नहीं बताया। बाद में पता चला उस हाईवे पर कई साल पहले एक औरत की ट्रक से टक्कर में मौत हो गई थी। लोग कहते हैं वो रात को उसी जगह भटकती है, उन ड्राइवरों को ढूंढती है जो अकेले होते हैं। मैंने उस रास्ते पर फिर कभी रात को गाड़ी नहीं चलाई। आज भी जब रात को हाईवे पर होता हूँ, मुझे लगता है कोई मेरे ट्रक के पीछे बैठा है। मेरी सांसें तेज हो जाती हैं और मैं बस यही दुआ करता हूँ कि वो साया मुझे फिर न दिखे। वही गरीब ट्रक ड्राइवर जिसके पास बस ये पुराना ट्रक
और अनगिनत डरावनी यादें हैं। पिताजी के गुजरने के बाद मैंने सोचा था कि उस हाईवे की भयानक रात मेरी जिंदगी का सबसे डरावना किस्सा थी, लेकिन मैं गलत था। जो हुआ उससे भी ज्यादा खौफनाक था। ये कहानी उसी साए की है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। उस लखनऊ दिल्ली वाली रात के बाद मैंने उस हाईवे से तौबा कर ली थी, लेकिन गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है। कुछ महीने बाद मुझे फिर वही रास्ता लेना पड़ा। मालिक ने साफ कहा, रमेश, ये माल रात तक दिल्ली पहुंचाना है, नहीं तो नौकरी गई। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। मन में डर की ठंडी लहर दौड़ रही थी। रात के 10 बजे थे। आसमान पर बादल घने थे। चांद का नामो निशान नहीं। हाईवे पर गाड़ियां कम थीं। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। सोचा जितनी जल्दी ये रास्ता खत्म हो उतना अच्छा। लेकिन वो जगह आते ही जहां मैंने उस औरत को देखा था, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने खुद को तसल्ली दी, रमेश कुछ नहीं होगा, बस भगवान का नाम ले। तभी ट्रक की हेडलाइट्स अचानक टिमटिमाने लगी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक ने जवाब दे दिया। ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसा। मैं सांसें थामे बैठा रहा। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन मर चुका था। तभी मुझे ट्रक के पीछे कुछ खटपट सुनाई दी, जैसे कोई माल को खींच रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई चोर है। मैंने लोहे की रॉड उठाई और नीचे उतरा। पीछे गया तो माल वैसा ही था, लेकिन ट्रक के तिरपाल पर खून के छींटे थे। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था। वापस ड्राइवर सीट की तरफ जाने लगा। तभी मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, रमेश रुक जा। मैंने पलट कर देखा, वो औरत फिर खड़ी थी। वही सफेद साड़ी, वही खाली आंखें, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे 4-5 और साए थे। कुछ के चेहरे बिगड़े हुए, कुछ के सिर्फ हड्डियां दिख रही थीं। वो सब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में लाल चमक थी, जैसे भूखे भेड़िए। मैं चीखा और ट्रक की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। मैंने खिड़की पर जोर जोर से मुक्के मारे, पर वो नहीं खुली। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई गाना नहीं, बल्कि चीखें और रोने की आवाजें आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा वो औरत अब ट्रक के बोनट पर बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तू मेरा है रमेश, तू नहीं बचेगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 100 सांप एक साथ फुफकार रहे हों। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। तभी मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैंने आंखें खोली। वो औरत मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना था। आंखों से खून बह रहा था और मुंह इतना चौड़ा कि उसमें मेरा पूरा सिर समा जाए। उसने मेरी गर्दन पकड़ी और मेरे कान में फुसफुसाया, तेरे पिताजी ने मुझे मारा था, अब तू भुगतेगा। मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। पिताजी? क्या वो उस हादसे की बात कर रही थी? लेकिन मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका और डैशबोर्ड से पिताजी की दी हुई हनुमान चालीसा की किताब उठा ली। मैंने जोर जोर से चालीसा पढ़ना शुरू किया। वो औरत चीखने लगी, जैसे उसे कोई जलाने लगा हो। ट्रक की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और एक तेज हवा अंदर घुसी। वो साए एक एक करके गायब होने लगे। अचानक ट्रक का इंजन फिर से चालू हो गया। मैंने गियर डाला और गाड़ी भगाई। पीछे देखा तो वो औरत सड़क पर खड़ी थी, चीख रही थी, वापस आऊंगी रमेश। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही। मैं रात भर बिना रुके गाड़ी चलाता रहा। सुबह दिल्ली पहुंचा तो मालिक ने देखा कि मेरे बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बाद में गांव के एक पंडित को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, रमेश, वो औरत एक प्रेतात्मा है। शायद तेरे पिताजी की गलती से उसकी मौत हुई थी और अब वो तुझसे बदला लेना चाहती है। पंडित ने कुछ पूजा पाठ करवाए, लेकिन हर रात जब मैं ट्रक चलाता हूं, मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे बैठा है। कभी कभी रियर व्यू मिरर में मुझे उसकी खाली आंखें दिखती हैं। मैं जानता हूं वो वापस आएगी और इस बार शायद मैं न बच पाऊं। वही ट्रक ड्राइवर जिसकी जिंदगी अब उस साए के डर में सिमट चुकी है। उस दूसरी भयानक रात के बाद मैंने सोचा था कि पंडित की पूजा से शायद वो प्रेतात्मा मुझसे दूर हो जाएगी, लेकिन मैं गलत था। वो न सिर्फ लौटी, बल्कि इस बार उसने मेरे डर को मेरी कब्र बना दिया। ये मेरी आखिरी कहानी है जो मैं आज तक किसी को नहीं बता पाया। सुनो और मेरे साथ उस रात की दहशत को महसूस करो। पंडित की पूजा के बाद कुछ हफ्ते शांति रही। मैंने उस हाईवे से दूरी बना ली थी। छोटे मोटे रास्तों पर माल ढोने लगा।
लेकिन गरीबी और मालिक का दबाव फिर मुझे उसी लखनऊ दिल्ली रूट पर ले आया। इस बार मैंने हनुमान चालीसा की किताब, लहसुन की माला और पंडित का दिया ताबीज साथ रखा। सोचा अब कुछ नहीं होगा। रात के 1 बजे थे। हाईवे पर कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी बस कुछ फीट तक ही जा रही थी। मैंने ट्रक की खिड़कियां बंद रखीं, रेडियो ऑफ और बस चालीसा पढ़ने में ध्यान लगाया। लेकिन उस जगह के करीब पहुंचते ही जहां वो औरत 2 बार दिखी थी, ट्रक का इंजन फिर खटखटाया और रुक गया। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और बाहर देखा। कुछ नहीं दिखा। फिर भी मेरे दिल को यकीन था कि वो यहीं कहीं है। तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। बाहर से एक ठंडी हवा अंदर घुसी और मेरे कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी। रमेश, आज तू मेरा है। मैंने चीख कर चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरे मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही थी। मेरी जीभ जैसे जम गई थी। अचानक रियर व्यू मिरर में मुझे वो औरत दिखी, मेरे ट्रक की पीछे वाली सीट पर। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। आंखों के गड्ढों से कीड़े रेंग रहे थे और उसका मुंह इतना चौड़ा था कि उसमें मेरी आत्मा तक समा जाए। उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तेरे पिताजी ने मुझे जलाया था, अब तू मेरे साथ जलेगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। मैंने ताबीज को उसके सामने लहराया, लेकिन वो हंसने लगी। ताबीज मेरे हाथ में पिघलने लगा, जैसे कोई उसे आग में जला रहा हो। ट्रक का तापमान अचानक बढ़ने लगा। मुझे लगा मैं किसी भट्टी में बैठा हूं। मेरी त्वचा जलने की स्मेल आने लगी। मैंने देखा मेरे हाथों पर फफोले उभर रहे थे। वो औरत अब मेरे ठीक सामने थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से बस इंच भर दूर। उसने मेरी ठुड्डी पकड़ी और मेरी आंखों में देखा। उसके गड्ढों जैसी आंखों में मुझे अपनी मौत दिख रही थी। तभी ट्रक के बाहर से ढोल और मंत्रों की आवाज आई। मैंने बाहर देखा, कुछ लोग, शायद कोई तांत्रिक और उसके साथी, आग का गोला लिए मेरी तरफ आ रहे थे। वो औरत चीखी और एक तेज हवा के साथ गायब हो गई। ट्रक का तापमान सामान्य हुआ। मैंने दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। तांत्रिक ने मुझे देखा और बोला, बेटा, तू उस प्रेत के चंगुल में था। हम इस हाईवे पर भटकती आत्माओं को मुक्त करते हैं। आज तू बाल बाल बचा। उन्होंने बताया कि वो औरत एक शक्तिशाली प्रेतात्मा है जो मेरे पिताजी के ट्रक से हुए हादसे में मरी थी। मेरे पिताजी ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मर गई और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। तांत्रिक ने एक हवन किया और कहा, अब वो कमजोर हो गई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तू इस ट्रक को छोड़ दे, वरना वो फिर आएगी। मैंने उनकी बात मानी। मैंने ट्रक बेच दिया और अब एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ। लेकिन हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे वो खाली आंखें दिखती हैं। कभी कभी मेरे कमरे में ठंडी हवा चलती है और एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। रमेश, मैं अभी भी हूँ। मैं जानता हूँ वो कहीं ना कहीं मेरा इंतजार कर रही है और शायद एक दिन वो मुझे ले जाएगी। दुकान शुरू करने के बाद कुछ महीने ठीक गुजरे। मैं गांव में एक छोटे से कमरे में रहता था। रात को दुकान बंद करके सो जाता, लेकिन हर रात एक अजीब सा सपना आता। वही औरत, वही खाली आंखें, और हर बार वो कहती, रमेश, तू मेरा सच नहीं जानता। मैं सुबह पसीने से तरबतर उठता, लेकिन सोचता, बस सपना है। फिर एक रात सब बदल गया। उस रात मैंने दुकान देर से बंद की। गांव में बिजली गुल थी, सिर्फ मेरी टॉर्च की रोशनी थी। कमरे में पहुंचा तो दरवाजा पहले से खुला था। मैंने सोचा शायद भूल गया। अंदर गया तो कमरे में ठंड इतनी थी कि मेरी सांसें दिख रही थीं। मैंने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था, लेकिन मेरी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। मेरे पैर जम गए। मैंने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी वहां डाली। अलमारी में मेरे पुराने ट्रक का एक टूटा फूटा मॉडल रखा था, जो पिताजी ने मुझे बचपन में दिया था। लेकिन अब उस मॉडल पर खून टपक रहा था। मैंने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, मेरे कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, सच ढूंढ रमेश, वरना मैं तुझे ले जाऊंगी। मैं पीछे हटा और तभी कमरे की दीवार पर एक छाया उभरी, उस औरत की। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, सिर्फ आंखें लाल चमक रही थीं। उसने दीवार पर कुछ लिखा, तेरे पिताजी का राज। मैं चीखा और टॉर्च फेंक दी। कमरे में अंधेरा छा गया। जब मैंने फिर से टॉर्च उठाई तो छाया गायब थी, लेकिन दीवार पर लिखा हुआ सचमुच था। मेरे दिमाग में सवाल कौन था? पिताजी का राज? वो तो साधारण ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा
ये प्रेत मुझे पागल करना चाहता है। अगले दिन मैंने गांव के सबसे पुराने ढाबे वाले से बात की, जो पिताजी को अच्छे से जानता था। मैंने हिम्मत करके पूछा, चाचा, क्या पिताजी ने कभी उस हाईवे पर कोई गलती की थी? चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, रमेश, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन तुझे बता देता हूँ। कई साल पहले तेरे पिताजी ने उस हाईवे पर एक औरत को टक्कर मार दी थी। वो मरी नहीं थी, लेकिन घायल थी। पिताजी घबरा गए और उसे जंगल में छोड़ आए। बाद में पता चला वो औरत वहां मर गई। लोग कहते हैं वो एक तांत्रिक की बेटी थी और उसने मरते वक्त अपनी आत्मा को श्राप में बांध दिया। जो उसे मारेगा उसकी पीढ़ी को चैन नहीं मिलेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैंने चाचा से पूछा, क्या उस औरत का कोई सामान पिताजी के पास था? चाचा ने कहा, हाँ, एक लॉकेट। पिताजी ने उसे ट्रक में रखा था। मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। मैंने ट्रक तो बेच दिया था, लेकिन वो मॉडल ट्रक मेरे पास था। मैं भागकर कमरे में गया और वो मॉडल निकाला। उसे तोड़ा तो अंदर से एक काला लॉकेट निकला, जिस पर अजीब से निशान बने थे। जैसे ही मैंने उसे छुआ, कमरे में तेज हवा चली और वही औरत मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे और उसका शरीर आधा हड्डियों का, आधा मांस का था। उसने चीख कर कहा, ये मेरा लॉकेट है रमेश, तेरे पिताजी ने इसे चुराया और अब तू मेरे श्राप का हिस्सा है। मैंने लॉकेट को जमीन पर पटका, लेकिन वो हवा में तैरने लगा। तभी कमरे में आग की लपटें उठने लगी। वो औरत मेरी तरफ बढ़ी और उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि मेरी हड्डियां जम रही थीं। मैंने आखिरी बार हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गायब थी। अचानक बाहर से घंटियों की आवाज आई। गांव का तांत्रिक, वही जो मुझे हाईवे पर बचाया था, दरवाजे पर खड़ा था। उसने एक मंत्र पढ़ा और लॉकेट की तरफ त्रिशूल फेंका। लॉकेट टूटा और एक काली धुंध कमरे में फैल गई। वो औरत चीखी, मैं खत्म नहीं हुई रमेश, मैं तुझ में हूं। और वो धुंध मेरे अंदर समा गई। तांत्रिक ने मुझे बचाया, लेकिन उसने कहा, रमेश, उसका श्राप अब तुझ में है। जब तक तू जिएगा वो तेरा पीछा करेगी। मैं अब जी तो रहा हूं, लेकिन हर रात मेरे सपनों में वही औरत आती है। कभी कभी जब मैं शीशे में देखता हूं, मेरी आंखें लाल चमकती हैं। मुझे डर है कि एक दिन वो मुझ पर हावी हो जाएगी और मैं खुद वो प्रेत बन जाऊंगा। उस लॉकेट के टूटने के बाद मैंने सोचा, शायद अब वो प्रेत कमजोर हो जाएगी, लेकिन हर रात मेरे सपनों में वो और भयानक होती गई। उसकी चीखें मेरे दिमाग में गूंजती और सुबह उठता तो मेरे तकिए पर खून के धब्बे होते। मैंने तांत्रिक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वो गायब हो चुका था। गांव वालों ने बताया कि उसकी झोपड़ी रातों रात जलकर राख हो गई। मेरे मन में शक पनपने लगा, क्या वो भी उस श्राप का शिकार हो गया? एक रात मैं दुकान बंद करके कमरे में लौटा। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ काली स्याही जैसा अंधेरा। मैंने लालटेन जलाई, लेकिन उसकी रोशनी कमरे के कोनों तक नहीं पहुंच रही थी। मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने पलटकर देखा, कुछ नहीं, लेकिन मेरे शीशे में मेरी परछाई कुछ देर रुकी, जैसे वो मुझसे अलग हो। मैंने डरते हुए शीशा ढक दिया और बिस्तर पर लेट गया। आधी रात को मेरी नींद टूटी। मेरे कमरे में ठंड इतनी थी कि मेरे दांत किटकिटा रहे थे। मैंने उठकर लालटेन जलाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार बुझ रही थी। तभी मुझे अपने बिस्तर के नीचे से खरखराहट सुनाई दी, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी खुरच रहा हो। मैंने डरते हुए झुककर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन मेरे बिस्तर के नीचे खून का एक गाढ़ा गड्ढा बन रहा था। मैं चीखने वाला था कि तभी मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने खांसा और मेरे मुंह से काले कीड़े निकलने लगे। मैं घबराकर कमरे से भागने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने जोर जोर से मुक्के मारे, लेकिन वो पत्थर की तरह अटल था। तभी मेरे पीछे से एक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर पड़ी। मैंने पलटकर देखा, वो औरत मेरे सामने थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा मेरा चेहरा था। उसकी आंखें मेरी आंखें, उसकी हंसी मेरी हंसी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाई, रमेश, अब तू मैं हूं। मेरे शरीर में एक जलन सी दौड़ी। मैंने अपने हाथों को देखा। मेरी उंगलियां लंबी और काली होने लगी। मेरी त्वचा सड़ने लगी और मेरे सीने में एक ऐसी भूख जगी जैसे मैं किसी को नोच डालना चाहता हूं। मैं चीखा, नहीं, मैं तुझ में नहीं बदलूंगा। लेकिन मेरी आवाज अब मेरी नहीं थी, वो उसकी थी। तभी मेरे कमरे की दीवारें हिलने लगीं। खून की नदियां फर्श पर बहने लगीं
और हवा में सैकड़ों फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। रमेश, तू हमारा है, तू हमारा है। मैंने देखा कमरे के कोनों से और साए उभर रहे थे, कुछ बिना सिर के, कुछ के पेट खुले हुए, कुछ सिर्फ हड्डियों के ढांचे। वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे और वो औरत जो अब मेरा चेहरा पहने थी हंस रही थी। मैंने आखिरी बार हिम्मत जुटाई। मैंने दीवार पर टंगी मां काली की तस्वीर को पकड़ा और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। मेरे शरीर में आग सी जलने लगी। वो औरत चीखी, नहीं, तू मुझसे नहीं जीतेगा। लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने तस्वीर को अपने सीने से लगाया और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। साए चीखते हुए गायब होने लगे। वो औरत मेरे सामने घुटनों पर गिर पड़ी। उसका चेहरा अब मेरा नहीं बल्कि पूरी तरह टूटा हुआ था। उसने आखिरी बार कहा, मैं तुझ में रहूंगी रमेश, हर सांस में। और वो धुंध बनकर हवा में घुल गई। जब मैं होश में आया, मेरा कमरा वैसा ही था। कोई खून नहीं, कोई साए नहीं, लेकिन मेरे सीने पर एक काला निशान उभर आया था, वही निशान जो उसके लॉकेट पर था। मैंने गांव छोड़ दिया, अब एक दूर के शहर में रहता हूं। लेकिन हर रात जब मैं सोता हूं, मेरा सीना जलता है। मेरी सांसों में उसकी फुसफुसाहट गूंजती है। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी जब मैं अकेला होता हूं, मेरे हाथ अपने आप हिलते हैं, जैसे कोई और उन्हें चला रहा हो। मुझे डर है कि वो सचमुच मुझ में है और एक दिन जब मैं कमजोर पड़ूंगा, वो मुझ पर कब्जा कर लेगी। तब रमेश नहीं रहेगा, सिर्फ वो होगी। शहर में मैंने एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली। रात की पाली में गोदाम में सामान लादने का काम। दिन में सोता, रात में काम करता। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा मेरा पीछा कर रहा हो। मेरे सीने का निशान अब और गहरा हो गया था। कभी कभी जब मैं अकेला होता, मेरे हाथ बेकाबू हो जाते। एक बार गोदाम में मैंने अनजाने में एक शीशा तोड़ दिया। टूटे शीशे में मेरी परछाई ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान मेरी नहीं थी। एक रात काम के बाद मैं अपने किराए के कमरे में लौटा। शहर की गलियां सुनसान थीं, सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज गूंज रही थी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही मेरे पैर जम गए। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मैं तेरा खून पीऊंगी रमेश। लालटेन की रोशनी में वो अक्षर चमक रहे थे, जैसे अभी लिखे गए हों। मैंने पीछे मुड़कर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन वो अपने आप खुल गया। तभी मेरे कमरे में हवा तेज हो गई। मेरी मेज पर रखा मां काली का छोटा सा चित्र जमीन पर गिरा और टूट गया। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथों में ताकत ही नहीं थी। मेरे कानों में एक भयानक हंसी गूंजी और वो औरत मेरे सामने प्रकट हुई। इस बार उसका रूप इंसानी नहीं था। उसका शरीर काले धुएं का बना था, जिसके बीच से सैकड़ों आंखें झांक रही थीं। उसका मुंह इतना बड़ा था कि पूरे कमरे को निगल ले। उसने मेरी तरफ एक काली जीभ बढ़ाई और बोली, तेरे पिताजी ने मेरा खून बहाया, अब तेरा खून मेरा है। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई। मेरे सीने का निशान जलने लगा, जैसे कोई उसे आग से दाग रहा हो। मैंने देखा, मेरी नसों में काला खून दौड़ने लगा। मेरे हाथ अपने आप उठे और मेरी ही गर्दन की तरफ बढ़ने लगे। मैंने पूरी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर पर मेरा बस नहीं था। वो औरत हंस रही थी और उसकी हंसी में सैकड़ों आत्माओं की चीखें थीं। तभी मेरे कमरे की खिड़की टूटकर खुल गई। बाहर से एक तेज रोशनी अंदर आई और एक बूढ़ी औरत कमरे में घुसी। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और माथे पर लाल तिलक चमक रहा था। उसने एक मंत्र पढ़ा और वो प्रेत चीखने लगी। बूढ़ी औरत ने मुझे देखा और बोली, रमेश, मैं उस तांत्रिक की मां हूं जिसने तुझे बचाया था। वो मेरे बेटे को मार चुकी है, लेकिन आज मैं इसे खत्म करूंगी। उसने त्रिशूल से प्रेत पर वार किया। प्रेत ने एक भयानक चीख मारी और कमरे में आग की लपटें उठने लगी, लेकिन वो औरत गायब नहीं हुई। उसने बूढ़ी औरत को हवा में उठा लिया और दीवार से टकरा दिया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, तू मुझसे नहीं बच सकता, क्योंकि तू मुझ में है। मेरे सीने का निशान अब और फैल गया। मेरे पूरे शरीर पर काले निशान उभर आए। मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंजी, तेरे खून में मेरा बदला है, अब तू मेरे लिए काम करेगा। मैंने देखा, मेरे हाथों में खून सना चाकू आ गया। मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। मेरे पैर अपने आप बूढ़ी औरत की तरफ बढ़े, जो अब घायल होकर जमीन पर पड़ी थी। मैं चीखा, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन मेरा शरीर उसका गुलाम बन चुका था। तभी बूढ़ी औरत ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और अपने खून से मेरे माथे पर तिलक लगाया। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मैं उठा, बूढ़ी औरत मर चुकी थी।
प्रेत गायब थी, लेकिन मेरे सीने का निशान अब मेरे चेहरे तक फैल गया था। मैंने शीशे में देखा, मेरी एक आंख काली हो चुकी थी, जैसे उसकी। मैं अब हर पल उसकी मौजूदगी महसूस करता हूँ। मेरे सपनों में वो मुझे आदेश देती है, लोगों को मारने, खून बहाने। मैं हर दिन उससे लड़ता हूँ, लेकिन मेरी ताकत जवाब दे रही है। सबसे डरावनी बात, कल रात जब मैं सोया, मेरे हाथों में फिर वही चाकू था। मेरे बिस्तर पर खून के धब्बे थे और मेरे पड़ोसी का कमरा खाली था। मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे डर है कि वो मुझसे उसका बदला पूरा करवा रही है। मैं अब इंसान नहीं, उसका हथियार बन रहा हूं, और शायद जल्द ही रमेश नाम का कुछ बचेगा ही नहीं। शहर की उस तंग गली में मेरा कमरा अब मेरे लिए कब्र जैसा था। पड़ोसी के गायब होने के बाद लोग मुझसे दूरी बनाने लगे। मेरी काली आंख और चेहरे के निशान देखकर बच्चे चीख कर भागते। मैं दिन रात कमरे में बंद रहता, बाहर सिर्फ तब निकलता जब भूख असहनीय हो जाती। लेकिन हर बार जब मैं शीशे के सामने से गुजरता, मेरी परछाई मुझे घूरती। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें। मेरे सपनों में वो अब सिर्फ आदेश देती थी, रमेश और खून, मुझे और खून चाहिए। एक रात बारिश की वजह से शहर में अंधेरा छाया था। बिजली गुल, सड़कें सुनसान। मैं अपने कमरे में बैठा था, माथे पर ठंडा पसीना लिए। मेरे हाथ फिर बेकाबू हो रहे थे। मैंने उन्हें रस्सी से बांध लिया, लेकिन रस्सी अपने आप जलने लगी। मेरे कानों में उसकी चीख गूंजी, तुम मुझसे नहीं लड़ सकता। तभी मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। मैंने सोचा शायद कोई मदद मांगने आया है, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने कोई नहीं था। सिर्फ एक काला लबादा हवा में तैर रहा था। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो लबादा मेरे कमरे में घुस आया। उसमें से सैकड़ों काले हाथ निकले, जिन्होंने मुझे जकड़ लिया। मैं चीखा, लेकिन मेरी आवाज कमरे की दीवारों में ही गूंज कर रह गई। तभी वो प्रेत मेरे सामने प्रकट हुई। इस बार उसका रूप इतना भयानक था कि मेरी आत्मा तक सिहर गई। उसका शरीर आधा मांस, आधा कीचड़ था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, जिनसे खून और कीड़े टपक रहे थे। उसका मुंह सांपों से भरा था, जो मेरी तरफ फुफकार रहे थे। उसने मेरे सीने पर हाथ रखा और मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मेरे निशान चमकने लगे और मेरी त्वचा फटने लगी। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, रमेश, अब तू मेरा शरीर है, तेरा खून मेरा बदला पूरा करेगा। मैंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मेरे पैर अपने आप चल पड़े और मेरे हाथों में फिर वही खून सना चाकू आ गया। मैं बारिश में भीगता हुआ शहर की गलियों में निकल पड़ा। मेरा दिमाग चीख रहा था, रुक जा रमेश, लेकिन मेरा शरीर उसका गुलाम था। मैं एक सुनसान गली में रुक गया, जहां एक अकेली औरत बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ चाकू उठाने लगे। मैंने पूरी ताकत से अपने आप को रोका, लेकिन मेरी आंखें काली हो गईं और मेरे मुंह से उसकी हंसी निकली। तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, रमेश, मैं तुझे मुक्त करने आई हूं। वो औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसने मेरे माथे पर एक चमकता हुआ तिलक लगाया और मेरे शरीर में आग सी जलने लगी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। प्रेत मेरे अंदर चीख रही थी, नहीं, ये नहीं हो सकता। उस औरत ने एक मंत्र पढ़ा और मेरे सीने का निशान टूटने लगा। मेरे शरीर से काला धुआं निकलने लगा, जो प्रेत का रूप ले रहा था। लेकिन वो औरत नहीं रुकी। उसने अपने खून से एक घेरा बनाया और प्रेत को उसमें कैद कर लिया। प्रेत चीखी, मैं फिर आऊंगी, और वो धुआं हवा में गायब हो गया। वो औरत, जो एक साध्वी थी, ने मुझे बताया, रमेश, मैं उस तांत्रिक की बहन हूं जिसने तुझे बचाया था। ये प्रेत मेरे परिवार का शत्रु है। मैंने इसे कैद किया, लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तुझे अब अपने अंदर की ताकत जगानी होगी, वरना ये फिर तुझ तक पहुंचेगी। मैं अब जिंदा हूं, लेकिन मेरे चेहरे का आधा हिस्सा अब भी काला है। मेरी एक आंख कभी कभी अपने आप चमकती है। मैंने साध्वी की सलाह मानी और एक मंदिर में रहने लगा, जहां मैं हर दिन मंत्र पढ़ता हूं। लेकिन रात के सन्नाटे में जब हवा रुकती है, मुझे उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती है, रमेश, मैं तुझ में ही हूं। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी जब मैं मंत्र पढ़ता हूं, मेरे मुंह से प्रेत की आवाज निकलती है। मुझे डर है कि वो मेरे अंदर अभी भी जिंदा है, और शायद एक दिन वो मुझे पूरी तरह निगल लेगी। मंदिर में रहते हुए मैंने दिन रात मां काली की भक्ति की। मंदिर का पुरोहित मुझे बेटे की तरह मानता था। वो कहता, रमेश, तूने उस प्रेत से लड़ाई जीत ली है,
अब बस अपने मन को शांत रख। लेकिन रात के सन्नाटे में जब मंदिर की घंटियां चुप हो जाती, मुझे उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती। रमेश, तू मेरा है। मैं इसे अपने दिमाग का वहम मानकर टाल देता। लेकिन उस रात सब बदल गया। वो अमावस की रात थी। आसमान काला, जैसे किसी ने सितारों को निगल लिया हो। मंदिर में सिर्फ मैं और पुरोहित थे। आधी रात को पूजा के बाद मैं अपने कुटिया में लौटा। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। मैंने सोचा शायद हवा है, लेकिन हवा में एक सड़ान थी, जैसे कोई लाश पास हो। मैंने कुटिया का दरवाजा बंद किया, लेकिन ताले अपने आप खुल गए। मेरे पैरों तले जमीन हिलने लगी और मेरे सामने वो प्रेत फिर खड़ी थी। इस बार उसका रूप ऐसा था कि मेरी सांसें थम गईं। उसका शरीर काले कीचड़ का बना था, जो फर्श पर टपक रहा था। उसकी आंखें नहीं, सिर्फ चमकते लाल कोयले थे। उसका मुंह सैकड़ों नुकीले दांतों से भरा था और उसकी जीभ मेरी तरफ सांप की तरह लहरा रही थी। उसने मेरी गर्दन पकड़ी और बोली, रमेश, तूने मुझे कैद करने की कोशिश की, अब मैं तुझ में पूरी तरह बसूंगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों कब्रों से चीखें निकल रही हों। मैंने मां काली का मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरे मुंह से शब्द नहीं, बल्कि काला धुआं निकलने लगा। मेरे सीने का निशान फिर चमकने लगा और मेरे शरीर में ठंडी आग सी जलने लगी। मैंने देखा मेरी त्वचा फट रही थी और उसमें से काले कीड़े रेंग रहे थे। वो प्रेत हंस रही थी और उसके हंसने से मंदिर की दीवारें कांप रही थीं। तभी पुरोहित मेरी कुटिया में दौड़ा आया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था। उसने मंत्र पढ़ा और प्रेत की तरफ वार किया, लेकिन प्रेत ने त्रिशूल को हवा में ही रोक दिया। उसने पुरोहित को दीवार से टकरा दिया और मेरी तरफ मुड़ी। उसने मेरे माथे पर अपनी उंगली रखी और मेरे दिमाग में उसकी यादें भरने लगीं। वो हादसा, मेरे पिताजी का डर, उसकी मौत की चीखें। मैंने देखा वो सिर्फ एक प्रेत नहीं थी, वो एक प्राचीन शक्ति थी जिसे मेरे पिताजी ने गलती से जगा दिया था। मेरे शरीर पर अब उसका कब्जा होने लगा। मेरे हाथ अपने आप उठे और पुरोहित की तरफ बढ़े। मैं चीखा, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन मेरी आवाज अब उसकी थी। मेरे हाथों ने पुरोहित का गला पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत से खुद को रोका, लेकिन मेरी आंखें काली हो गईं और मेरे मुंह से उसकी हंसी निकली। तभी पुरोहित ने अपने खून से मेरे माथे पर एक चिन्ह बनाया और आखिरी मंत्र पढ़ा। मेरे शरीर में एक विस्फोट सा हुआ और मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा, पुरोहित मर चुका था। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन प्रेत गायब नहीं थी। मैंने अपने हाथों को देखा। वो अब पूरी तरह काले थे, जैसे कोयले से बने हों। मेरे सीने का निशान अब मेरे पूरे शरीर पर फैल गया था। मैंने मंदिर के तालाब में अपनी परछाई देखी। मेरा चेहरा अब मेरा नहीं था। मेरी आंखें उसकी थीं, मेरी मुस्कान उसकी थी। मैं मंदिर छोड़कर भागा। अब मैं जंगलों में छिपता हूँ, जहाँ कोई इंसान नहीं। लेकिन हर रात वो मेरे अंदर और ताकतवर होती है। मेरे सपनों में वो मुझे शहरों की तरफ खींचती है, जहाँ वो और खून चाहती है। मेरे हाथ अब मेरे नहीं, वो उसके आदेश मानते हैं। सबसे डरावनी बात, कल रात मैंने जंगल में एक लकड़हारे को देखा। मेरे हाथों ने चाकू उठाया और मुझे कुछ याद नहीं। सुबह मेरे कपड़ों पर खून था। मुझे डर है कि मैं अब इंसान नहीं, उसका हथियार हूं। वो मेरे अंदर पूरी तरह बस चुकी है और शायद जल्द ही वो मुझे मिटाकर खुद मेरे शरीर में जिएगी। मैं हर पल उससे लड़ रहा हूं, लेकिन मेरी सांसें कमजोर पड़ रही हैं। अगर तुम्हें कहीं जंगल में एक काली आंखों वाला आदमी दिखे तो भाग जाना, क्योंकि वो मैं नहीं, वो है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें यह भी बताइए कि आप हमारी कहानी किस राज्य से सुन रहे हैं। ये सुनकर हमें अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में जो भी अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये भी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इसके साथ ही अलविदा कहना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।